नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी भाषा का जो पाठ नंबर 2 है वर्ण विचार वो करने जा रहे हैं। वर्ण विचार जिसे अंग्रेजी भाषा में फोनोलॉजी या फिर ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी कहते हैं। तो वर्ण विचार में भाषा के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मीन्स जो हम विचार अपने विचार बोलकर या सुनकर जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो मतलब स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। लेकिन अगर हमें अपना ज्ञान या अपने विचार हैं उनको स्थायित्व प्रदान करना है, उनको स्थायी बनाना है, तो फिर हम उनको लिखित रूप में उनको हम सुरक्षित रखते हैं। तो लिखित रूप में करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का संबंध उच्चारण से है। प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। तो ये जैसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। छोटी से छोटी उच्चरित ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है, जैसे शरबत। इसका निर्माण जो शरबत है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो श प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस बे प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हम करके देखते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि हर ध्वनि के लिए एक वर्ण की ओर इशारा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमारा आंसर होगा ध्वनि। या फिर ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनियों को मिलाकर के शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य निर्माण करके हम फिर पूरी एक भाषा का निर्माण कर सकते हैं। तो ध्वनि केवल बोलने के लिए होती है। जब उसे लिख दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाती है। तो जो बोली होती है, ध्वनि होती है, वो तो जब उच्चारण जब हम करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय पर तो उसको ध्वनि बोलती है, और जब हम उसको लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी जो हमारी जो परिभाषा है वो क्या बन जाएगी कि भाषा में ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर जो वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, वर्ण है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे है जो हमारी वर्णमाला है, उसके बारे में देखेंगे। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, जो वर्ण है उनके व्यवस्थित और क्रमिक मतलब क्रम से और व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, तो उसमें प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो उसकी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी जो भाषा है उसकी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें ये वर्ण होते हैं। जैसे स्वर हैं, तो इसमें कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जिसमें से 4 स्वर हैं, 4 स्वर है वो हर्ष स्वर होते हैं, और 7 स्वर है वो दीर्घ स्वर होते हैं। आगे है, और ये इसमें एक अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है। विसर्ग की जो ध्वनि है वो है के साउंड निकालती है, और विसर्ग है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। और व्यंजन है ये हमारे जो शुरुआत में जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 25 व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 25 व्यंजन है। सबसे पहले है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे बोलते समय हमारे मुख के अलग अलग मतलब उसको पार्ट को टच करते हैं, तो इस वजह से इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका अलग अलग वर्ग होता है, तो इस वजह से इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग है ये, इसको जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये इनकी ध्वनि है वो हमारे कंठ से आती है, तो इसी वजह से इसको कंठ बोलते हैं।
जो च वर्ग है वो तालव्य है, और जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य है, और त वर्ग है वो दंत्य है, और प वर्ग है वो ओष्ठ्य है, क्योंकि इसमें हमारे जो ओठ हैं वो आपस में टच करते हैं। और जो ए और अ है ये दोनों के दोनों अयोगवा होते हैं। ये दो क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। आगे है जो अड़ और अड है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, और इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये हमेशा बीच में या फिर लास्ट में आते हैं। आगे है जो य र ल व है, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इसमें से य और व को हम अर्ध स्वर में भी रख सकते हैं। इनको अर्ध स्वर में भी रखा जाता है। अगला है श, स है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो थोड़ी सी गर्म और जो मतलब गर्म हवा निकलती है, इनको बोलते समय, तो इसी वजह से इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ग और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्ष है ये क से ए से मिलकर बना है, त्र है वो त र ए से मिलकर बना है, और ग है ये ज न ए से मिलकर बना है, और श्रय है वो स र ए से मिलकर बना। तो ये जब दो व्यंजनों को मिलाकर जब इनका निर्माण होता है तो इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अगला है आगत वर्ण। आगत वर्ण वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं, जैसे ज, फ और ओ। ये जैसे ज और फ है ये जो अरबी भाषा है उनसे आए हैं, और जो ओ है ये अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आया है। तो ये हमारी जो वर्णमाला थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो स्वर हैं वो 11 हैं, अयोगवा है वो 2 हैं, और स्वर के अंदर जो 4 है वो हर्ष स्वर हैं, और 7 है वो दीर्घ स्वर हैं, और अनुस्वार और विसर्ग है ये अयोगवा है, और व्यंजन है वो 33 हैं। 33 में से जो 25 व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन है, और जो अड़ैड़ है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, और श है ऊष्म व्यंजन है, और क्ष त्र ग श्र ये संयुक्त व्यंजन है, और कुछ आगत वर्ण भी है ज फ ओ। कुछ अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने में ओ की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल इत्यादि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ओ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है। मतलब अभी तक ये सम्मिलित हुए नहीं है, अभी तक हमारी भाषा में 52 वर्ण थे लेकिन अगर हम अ को शामिल कर लेते हैं और उत्क्षिप्त को शामिल कर लेते हैं, ड को, आगत वर्णों को शामिल कर लेते हैं, तो फिर हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या वो 55 हो जाएगी। फिर आगे है वर्णों के भेद। तो वर्णों को हम डिवाइड करते हैं 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं, और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण है जैसे ए, आ, ई, उ ये है, इनका उच्चारण करते समय हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से सीधी बाहर निकलती है, और ये है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में री का उच्चारण, जो री ऋषि है उसका उच्चारण री के रूप में होने लगा है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, और स्वरों का उच्चारण करने पर हम पाते हैं कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में समय लगता है। किसी में कम समय लगता है तो किसी के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो स्वरों का वर्गीकरण भी हम अलग अलग आधार पर करते हैं। जैसे सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण है वो हम उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का जो इनको डिवाइड करते हैं, इनके भेद बताते हैं। फिर अनुनासिकता के आधार पर या उच्चारण के आधार पर, या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो 4 तरीके से हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला है उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। इसमें सबसे पहले है हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से ज्यादा या 2 गुना समय लगता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं।
तो ह्रस्व स्वर थे वो कितने थे? 4 थे। ह्रस्व स्वर कितने थे? 4। और ये कितने? 7 है। ग्रहित स्वर भी ग्रहित स्वर जो आ है, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, उसको भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही रखा जाएगा। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना ज्यादा समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। और इसका चिन्ह ये होता है, जैसे अंग्रेजी भाषा का जो एस ये होता है उसकी तरह होता है, इसको गुरु भी बोलते हैं। इसका प्रयोग पुकारने में, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे कोई साउंड हमें लंबी खींचनी है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, या फिर हे राम, इस तरह का, आ जाओ, ओम, आ, इस तरह के जो शब्द हैं इनका उच्चारण करते समय हम 2 से ज्यादा मात्रा का समय लेते हैं, तो इस वजह से इनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार हो गए स्वरों के, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। सुरों का प्रयोग मुख्यतः 2 रूप में किया जाता है, स्वतंत्र रूप में या मूल रूप में, और दूसरा है व्यंजन के साथ। जैसे क, ए, तो हर एक व्यंजन के साथ ए जो स्वर है वो जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ तो उसको मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट स्वर लिखना है तो फिर हम उसको स्वर के रूप में ही लिखते हैं। व्यंजनों के साथ मिलाकर, जैसे अगर हमें लिखना है कि क, आ, तो का हो गया इसका, क, आ, मतलब क की जो मात्रा है आ, उसका प्रयोग किया है यहाँ पर हमने, जो ये आ का प्रयोग, खड़ी पाई का प्रयोग किया है। क, ई, ये की। और अगर हमें सीधे ही ए, आ ये लिखने हैं, आओ, आए, आई, तो इसमें हम स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग ही करते हैं। आगे जैसे मात्रा के रूप में इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये स्वर है ए की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ए कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो ए है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, इसकी स्वयं मतलब अलग से कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हर व्यंजन के साथ ये जुड़ा होता है। जैसे महल, इसमें देखिए क्या मैं के साथ कुछ लगा है, लेकिन फिर भी इसके साथ ए जुड़ा है। और ये बाकी के जितने भी हमारे स्वर हैं, ये उन सभी की मात्राएं हैं। जैसे ये ए की कोई मात्रा नहीं है, ये आ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा, री की है, और ए, आई, ओ, औ, ये इनकी मात्रा है और ये इनका प्रयोग है। तो ये इनकी मात्राओं के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर है जैसे इसी के बारे में डिटेल से बता रखा है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन, ए की स्वयं की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी व्यंजन है वो ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क, तो इनके साथ में ही ए जुड़ा होता है। री का उच्चारण री के तरह किया जाता है, जैसे री ऋषि का उच्चारण है, नीचे जो ये इसके नीचे गुंगी सी लगा देते हैं, ये री है। गृह, गृह, पृथ्वी, पृथा इत्यादि। मात्राएं वर्णों के चारों तरफ लगाई जा सकती हैं। जो मात्रा हम लगाते हैं वो ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ। जैसे आम, आम, मिला, मैला, रूप, औरत, प्रथा। अब देखिए इनमें मात्राएं अलग अलग जगह पर लगा रखी है। जैसे आम में आ की मात्रा वो पीछे लगा रखी है, मिला में मैं के आगे लगा रखी है, मैला में ऊपर लगा रखी है, रूप रह के बीच में लगा रखी है आगे ऊ की मात्रा, औरत में ऊपर लगा रखी है, प्रथा में नीचे लगा रखी है। तो इस प्रकार हम मात्रा को चारों तरफ लगा सकते हैं। र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा ऊपर नीचे नहीं बल्कि बीच में लगाई जाती है, जैसे जरूर, रूप, शुरू आदि। फिर अगला है अनुनासिकता के आधार पर। ये तो हमने पढ़ा था, मात्रा के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं वो। और अगला है अनुनासिकता के उच्चारण के आधार पर। इसमें होते हैं मतलब स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह के साथ नाक से भी हवा निकलती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है निरनुनासिक और एक है अनुनासिक। निरअनुनासिक वो होते हैं जिसमें हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। और अनुनासिक वो होते हैं जिसमें जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है, मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस उच्चारण का स्थान कहते हैं, उस उच्चारण का स्थान कहते हैं। कंठे, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे कहते हैं, जैसे ए है ये कंठे स्वर है। तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है
उन्हें तालव्य कहते हैं, जैसे ई है। और मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, जैसे री। ओष्ठ्य जिन वर्णों का उच्चारण ओठों से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं, जैसे ऊ। ऊ को बोलते समय हमारे ओठों की जो बनावट है वो बदल जाती है, तो इस वजह से इनको ओष्ठ्य कहते हैं। और कंठ तालव्य जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, जैसे ए, ऐ, ये तालव्य है, कंठ तालव्य है। कंठोष्ठ है जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का मिला के प्रयोग किया जाता है तो उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं, जैसे ओ, औ इत्यादि स्वर है। अगला है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे प्रयत्न के आधार पर कहते हैं, जैसे घोष स्वर है। घोष स्वर मीन्स जब स्वरों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें एक कंपन सी पैदा होती है तो उन्हें इसलिए इन्हें ये सभी स्वर है वो घोष स्वर कहलाते। विवर्त स्वर। घोष स्वर में विवर्त स्वर जब स्वरों का उच्चारण होता है तो मुख खुला होता है, प्राणवायु एक मुख विवर्त के रूप में होती है, इसी को विवर्त कहते हैं। अतः सभी स्वर हैं वो विवर्त हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सभी स्वर कैसे हैं, तो सभी स्वर विवर्त हैं। अगला अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग को लिखा जाता है, परंतु ये न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चरित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। तो ये जैसे परिभाषा भी कई बार पूछ लेते हैं कि अयोगवा किन्हें कहते हैं। अगला है अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार मूलतः 5 व्यंजन वर्णों का प्रतीक चिन्ह है। यह वर्णमाला के 5 वर्गों के पंचम वर्ण, जो वर्णमाला थी हमारी ऊपर, ये जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत ये देखिए जो ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण ये लास्ट वाला जो है ये वाला, ये पंचम वर्ण है, ये अनुस्वार ये वाला है, ये अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण में जो पंचम वर्ण है वो बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है और अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले हलंत रूप में आने पर पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। तो ये सभी पंचमाक्षर हैं, ये कौन से हैं, अनुस्वार है। फिर विसर्ग। इसका उच्चारण है के समान किया जाता है। इसका चिन्ह जैसे पीछे जो 2 डॉट लगा देते हैं तो ये विसर्ग होते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग संस्कृत निज शब्दों के साथ होता है, प्रातः, प्राय, अतः, पुनः, ये ऐसे यूज होता है। जैसे संस्कृत के जो शब्द है ना, जो तत्सम शब्द हैं उनमें विसर्ग का प्रयोग होता है ज्यादातर। अगला है उर्दू की ध्वनियां। उर्दू की ध्वनियां हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त समाहित हैं। तो अरबी फारसी के शब्द जो है जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, जिनके नीचे उससे पहचान सकते हैं हम कि ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। क, ख, ग, घ, इनका उच्चारण जो हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला थी उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें थोड़ी सी जैसे कंपन सी महसूस होती है जब हम इन ध्वनियों का, उर्दू की ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं, क्योंकि इनके नीचे जो नुक्ता या जो डॉट लगा देते हैं उसकी वजह से वो कंपन सी होती है। ज, फ, तो ये नुक्ता कहलाता है। जैसे राज, राज तो राज्य हुआ, नुक्ता के कारण जैसे डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है। राज, राज होता है राज्य। और एक जैसे अगर हम इसको बोलेंगे राज तो ये रहस्य हो जाता है। फन, फन मीन्स सांप का फन। और अगर हम बोलेंगे फन तो ये हुनर हो जाएगा, किसी का कोई टैलेंट है वो हो जाएगा। बाग, घोड़े की। और एक अगर बोलेंगे बाग तो ये बगीची हो जाएगी। गज, हाथी। और अगर बोलेंगे गज तो एक माप होता है जो कपड़ा वगैरह मापने में यूज होता है, या फिर जमीन भी नापते हैं हम उससे, तो ये गज होता है, एक पैमाना होता है ये। खाना, भोजन। और अगर हम बोलेंगे खाना तो ये क्या हो जाएगा, अलमारी का एक खाना। तो ख, ख, ये ध्वनि इस तरह से उच्चरित होगी। जरा, बुढ़ापा। और अगर हम बोलेंगे जरा तो ये थोड़ा, जरा मीन्स जरा सा नमक दीजिए, जरा सी, कोई भी थोड़ी वस्तु लेते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम जरा। तो ये नुक्ता वाला है, ये किससे लिया गया है, उर्दू की ध्वनियां हैं। तो ये हमने अब तक ये सुरों के बारे में पढ़ा है। आगे हम जो वर्णमाला, जो वर्णों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन, तो अगला है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं।
इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से रुककर बाहर निकलती है। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है, स्पर्श के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया हमने? स्पर्श के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्पर्श के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। स्पर्श मैंने बताए थे आपको कि 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और उष्म भी 4 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते। हिंदी में क से लेकर मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। 5 देखिए जैसे क वर्ग है, क वर्ग में ये 5 है, तो ये जितने भी वर्ग हैं इनमें सब में कितने कितने हैं? 5-5 है। सब में कितने कितने व्यंजन है? 5-5 है और 5 वर्ग हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? फिर 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। तो ये स्पर्श व्यंजन है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का प्रतीत होता है। इनका उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ होता है गर्म। उष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है, जो मुख से जो वायु निकलती है वो थोड़ी रगड़ खाकर निकलती है, तो उससे थोड़ा सा घर्षण पैदा होता है और हवा गर्म होती है। ये भी 4 है, स है। उसमें व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ग और श। ये देखिए कि जो अक्षय है इसका निर्माण क, श, अ इससे मिलकर बना है और त्र का त, र, है और ग का ज, न, है विज्ञानी। ये श्रमिक वाला श्र है। तो इनको अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो इसको क्षय को हम लास्ट में नहीं देखेंगे बल्कि इसको क वर्ग में देखेंगे और त्रय को हम तय वर्ग, जो तय वर्ग वाला जो है शब्दकोश में उसको उस लाइन में देखेंगे और इसको जय वाली लाइन में देखेंगे और इसको सैसलगम वाली जो लाइन है उसमें देखेंगे। अगला है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन में प्रयुक्त होता है तो संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसे संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं और गुच्छ व्यंजन भी कह सकते हैं। इन्हें 3 रूपों में लिखा जाता है, खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनाकर, या खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे ख्वाब, ख्वाब अगर हमें लिखना है, ख को हमें आधा लिखना है। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है कि एक आधा और एक पूरा। तो ख को आधा लिखना तो हम इसके आगे से खड़ी पाई को हटा देते हैं। ग्वाला, इसमें ग के आगे जो पाई है उसको हटा देते हैं। न्यारा, न की खड़ी पाई हटा देते हैं। अस्त, तो इसमें स की आगे की जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये खड़ी पाई हटा के और संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। फिर है दूसरी तरह से हम कैसे बना सकते हैं संयुक्त व्यंजन? गुंडी हटाकर, जैसे क्लेश, है, फ है, तो इसके आगे से हम जो आगे की जो गुंडी है उसको हटा करके और फिर हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, जैसे क्लेश, हत्ता। अगला है बिना पाई वाले व्यंजनों को जोड़ते समय हलंत लगा देते हैं, जैसे ट, इसमें तो कोई पाई वगैरह है नहीं तो इसके नीचे अब हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। इस तरह से लगा देते हैं, जैसे पट्टी, औष्ठ्य, विद्यालय, उच्छ्वास, चिन्ह, गड्ढा। तो इनके नीचे जो ये हलंत लगा रखा है इससे हम संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो थे संयुक्त व्यंजन किस तरह से हम बना सकते हैं। एक तो पाई हटाकर, एक गुंडी हटाकर और एक है नीचे हलंत लगाकर हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण है वो बना सकते हैं। आगे है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 समान व्यंजनों को आपस में एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, उन दोनों को जब हम लिखते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे गन्ना, तो इसमें न, एक तो आधा न लगा लो, चाहे ये लगा लो कि स्वर रहित न है और एक पूरा न है या स्वर सहित न है, तो इससे हम द्वित्व व्यंजन का निर्माण करते हैं। बच्चा, तो इसमें च है, ये पहले स्वर रहित है और दूसरा च है वो स्वर सहित है। इसी प्रकार दिल्ली में
एक लय है वो स्वर रहित है और एक लय है वो स्वर सहित है। तो इस तरह से हम द्वित्व व्यंजन का निर्माण करते हैं। द्वित्व व्यंजन संयुक्त व्यंजन में तो दोनों जो वर्ण है वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो द्वित्व व्यंजन है उसमें एक ही वर्ण दो बार आएगा, एक बार स्वर रहित और एक बार स्वर के साथ में। अब र के विभिन्न रूप होते हैं। र व्यंजन का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है, इसके प्रयोग को समझ लेना आवश्यक है। र के 4 रूप होते हैं। मूल रूप में र शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में पाया जाता है, जैसे रमा, मगर, गरम। इस तरह से हम र को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। फिर जब र स्वर रहित होता है, र स्वर रहित होता है या उसके नीचे हलंत लगा होता है, तो हम इसको ऊपर लगा देते हैं, जैसे धर्म, कर्म, शर्म इत्यादि से रेफ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? रेफ कहेंगे। ये स्वर रहित होता है, रेफ। और र यदि स्वर सहित होता है और पहले कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो र को पदेन मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रह, प्रणाम, चंद्र। इसमें जो ये नीचे की तरफ इस तरह से लगा देते हैं, ये कौन सा होता है? पदेन मात्रा होती है ये। और जो ऊपर लगाते हैं, धर्म के ऊपर जो लगाते हैं, कर्म के ऊपर लगाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे रेफ। और जो नीचे लगाते हैं उसे कहेंगे हम पदेन मात्रा। और ट, ठ, ड, ढ इनके नीचे जब हम लगाते हैं, र पदेन के रूप में जुड़ता है, नीचे की तरफ जुड़ता है। और जैसे ट के नीचे लगाते हैं हम ट्रक लिखते हैं, तो उसके नीचे हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी क्या होता है? र होता है। ड्रम, ड्रामा, राष्ट्रीय, ये सभी र है। फिर स के साथ र का प्रयोग कैसे करेंगे? स के साथ जो स सलगम है उसके साथ र का प्रयोग करेंगे, तो हम श्रीमती, श्रम, श्रद्धा, जो श्रय था, श्रमिक वाला श्रय था, उसका निर्माण होता था। तो आगे है स के साथ र का प्रयोग, जैसे स्त्रोत, सहस्त्र, ये इस तरह से करते हैं। फिर त के साथ र का प्रयोग करेंगे तो हम त्रि के रूप में लिखते हैं, त्रिशूल, मित्र, चित्र इत्यादि। तो ये थे हमारे र के विभिन्न रूप। अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम? कंठ है, जो क वर्ग है, क वर्ग है, वो कौन सा होता है? उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे कंठ है, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ का पिछला भाग या गले को छूता है तो उच्चारण स्थान इनका कंठ हो जाता है, तो क वर्ग है वो कंठ है। और जो च वर्ग है, इनको मोटा मोटा देख लीजिए, जैसे क वर्ग है वो कंठ होता है, च वर्ग है वो तालव्य होता है, और जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य होता है, दांतों का जो पिछला हिस्सा होता है उसको टच करता है। और तालव्य होता है, जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती है, जैसे च। हम बोल के भी देख सकते हैं, इसका उच्चारण भी करके देख सकते हैं। और जो मूर्धन्य है वो पिछले हिस्से को टच करती है, दांतों का जो पिछला हिस्सा है। और दंत्य में जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ है वो दांतों से टकराती है, दांतों को टच करती है, तो उन्हें दंत्य बोलते हैं। और ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर नीचे ओठ आपस में टकराते हैं, ओठ आपस में टच होते हैं, तो उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जो प वर्ग है वो व्यंजन ओष्ठ है। और दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण करते समय हमारे दांत और निचले ओठ आपस में मिलते हैं, तो उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे व और फ, ये दंतोष्ठ है। और जो प वर्ग है वो पूरा का पूरा ओष्ठ है। और ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि व और फ ध्वनि है, व्यंजन है, वो कौन सी ध्वनि है? तो ये दंतोष्ठ है। और नासिक्य, नासिक्य में जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, मतलब हवा है हमारी नाक से निकलती है, तो इसमें जो पंचम अक्षर होते हैं वो सभी नासिक्य होते हैं। इनमें अणय मूर्धा से भी बोला जाता है, लेकिन नासिका से वायु बाहर आती है। न है वो दंत्य वर्ण है, लेकिन नासिका से प्राणवायु वायु बाहर आती है, तो ये नासिक्य है। मतलब जो पंचम वर्ण है वो सभी नासिक्य हैं। अगला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर या श्वास के अवरोध के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो व्यंजन है वो कौन से हैं? सघोष। सघोष के अंतर्गत जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होने के कारण घोष या नाद उत्पन्न होता है, उनको घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? सघोष है। ये क्या है? सघोष है। और जो पहला और दूसरा है वो कौन सा है? अघोष है।
पहला और दूसरा अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष है। सभी स्वर हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं। सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं। व्यंजन, व्यंजन 3, 4, 5 ये कौन से हैं, सघोष हैं। और अघोष कौन से हैं, पहला और दूसरा। सभी जो वर्गीय व्यंजन है ना हमारे, उसमें ये अघोष हैं और ये सघोष हैं। आगे है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण का है जो फर्स्ट पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है, और जो दूसरा और चौथा है वो महाप्राण है। 1, 3, 5 है ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। जो हमारी वर्णमाला है उसमें जो व्यंजन है इनको हम देखते हैं, इसमें देखिए ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये फिफ्थ है, और ये ख और घ है, ये दूसरा और चौथा है। तो ये महाप्राण है और ये अल्प प्राण है। मतलब श्वास की थोड़ा समय लगा, मतलब थोड़ी वायु बाहर निकली, थोड़ा प्राण लगाना पड़ा हमें, तो इस वजह से ये अल्प प्राण है। और जिसमें ज्यादा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो उष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जो स, तीनों स और है, स है, ये उष्म व्यंजन है और ये महाप्राण होते हैं। श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्पर्शी, स्पर्शी तो ये सभी हो गए, क ख ग घ ग, ये सारे के सारे स्पर्शी हैं। और संघर्षी ये वाले हैं, और स्पर्श संघर्षी ये हैं। नासिक के पंचम वर्ण है। पार्श्विक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ल है वो किस तरह का व्यंजन है, ल किस तरह का व्यंजन है, तो ल है वो कैसा है, पार्श्विक है। ल कैसा है, पार्श्विक है। और र है वो प्रकंपित है, र है, ये वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले। नासिक के पार्श्विक, ल पार्श्विक है और र है वो प्रकंपित है। और उपसिप्त कौन से होते हैं, ड और ड। और अर्धस्वर कौन से होते हैं, यह वह। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, जैसे आजाद, आ ज आ द ए। तो इस तरह से हम इनको स्वरों और व्यंजनों के संयोग को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद होता है। आगे है ये इसका ये पाठ का सार संक्षेपण है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। यदि किसी शब्द का आरंभ स्वर से हो तो उसे मात्रा नहीं बल्कि स्वर के रूप में लिखते हैं। मतलब शब्द के शुरुआत में कभी भी मात्रा नहीं लगेगी, स्वर जो स्वर है वही लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक मात्रा होती है, चंद्र बिंदु भी है। ध्यान रहे इसका प्रयोग केवल उन वर्णों पर होता है जिनके सिर पर अर्थात ऊपर मात्रा नहीं होती, जैसे चांद, मुंह, मतलब ऊपर मात्रा नहीं होगी, वहीं पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर ऊपर मात्रा है तो फिर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। और जो कोई भी शब्द का आरंभ अगर स्वर से करते हैं तो वहां पर मात्रा नहीं लगा सकते, स्वर ही लिख सकते हैं। यदि स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल जो ये डॉट है वो उसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैं, कहीं, नहीं आदि। स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो पाठ नंबर 2 था, ये आज हमने कंप्लीट किया है वर्ण विचार का। वर्ण विचार का ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। कल हम इसी का तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।